अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। मैं इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 2 ढाई दिन के बाद लौट रहा हूँ और इसी निस्बत से मुझे इसका बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा। गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस कहानी में जिक्र अदालतों का भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी है, कुछ नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र है, कुछ पाकिस्तान के और दुनिया भर के समझदार तरीन जो लोग हैं उनका भी जिक्र है कि किस तरह उन्होंने अपने ब्लंडर्स के नतीजे में जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बेल आउट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पंजाब की हुकूमत का उन्होंने बलिदान ही इसके लिए सही लफ्ज होगा, बलिदान दे दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने एक जोक के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यही सूरत हाल पंजाब हुकूमत की भी है। इसे आखिर तक देखिएगा, बिकॉज मैं पहले कुछ फैक्ट्स के दे दूं, फिर मैं इसका एनालिसिस भी आपके सामने लेके आता हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये एतराफ़ करने दीजिए कि मतलब मैंने जब देखी ये खबर कि पाकिस्तान की किट लगा दी है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने। वैसे मुझे, आपको पता है कि मुझे क्रिकेट से किसी किस्म का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि दुनिया में एक खेल क्रिकेट भी होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान एक मजबूत टीम समझी जाती है, जैसा कैसा भी हो। लेकिन जिस तरह से एक नई पैदा होने वाली टीम ने, ठीक है अफगानिस्तान की टीम ने बड़ी मेहनत की होगी, बहुत ट्रेनिंग की है, उनका गोरा कोच बड़ा जबरदस्त है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का जुलूस निकाला है क्रिकेट के अंदर, आई थिंक ये किसी न किसी चीज का शगुन जरूर है। ये कोई आने वाले जो वक्त है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक तरह से उस पर एक कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। अब इन सारी डेवलपमेंट्स के हवाले से मेरे पास ये पॉइंट्स हैं और इसको एक एक करके अगर मैं देखता चला जाऊं और मैं कहूं, सबसे पहले गो के गुज़िश्ता 48 घंटे की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, 48 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं और आने वाले जो दिन और हफ्ते हैं उनके हिसाब से भी यही डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सुप्रीम कोर्ट के 2 डिफरेंट बेंचेस हैं, उनके सामने फैसले हैं, जिसमें एक का ताल्लुक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द मिलिट्री कोर्ट, जो फैसला शॉर्ट ऑर्डर हमारे सामने आ चुका है, जिसपे मुमकिन तौर पर वफाकी हुकूमत जो है एक अपील करेगी, बड़ा बेंच मांगेगी या फुल कोर्ट मांगेगी। और दूसरा वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिसे काजी फायज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहे हैं, और जिसने 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर इलेक्शन की जो फैसला है वो करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ चलें, जरा थोड़ा सा हम हाल देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कैफियत थी और किस तरह से पाकिस्तान के अक्लमंद तरीन लोगों ने, सबसे समझदार जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनकी समझदारी के क्वांटम का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैंड बजा दिया है। क्योंकि ऊपर से चूंकि अहकामात आए हुए हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को हर हालत में नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने पहले नवाज शरीफ को 24 तारीख तक एक बेल दी थी ताकि वो अपने केसेस को डिफेंड कर सकें, अपनी अपील्स को नए सिरे से री इंस्टेट कर सकें, रिज्यूम कर सकें, अब उस बेल को 26 अक्टूबर तक उस बेल को बढ़ाया गया है। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ कोर्ट को कहा जा रहा है करने के लिए कि नवाज शरीफ साहब को खत्म करें और उनको उनको उनके ऑर्डर्स करें, उनके फेवर में उनको बेल के ऑर्डर्स दे दें, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर ही नहीं सकती। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक अजीब और गरीब किस्म की कंफ्यूजन में, मखवसे में, कयोस का इस वक्त शिकार है। कयोस इज द राइट वर्ड फॉर दैट। अगर आप वहां प्रोसीडिंग देखें जहां जस्टिस मियां गुल औरंगजेब और आमिर फारूक साहब दोनों मौजूद हैं। अब मियां आमिर फारूक साहब जो हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको तो गुज़िश्ता कई महीनों से इस किस्म की एम्बेरसिंग, ह्यूमिलेटिंग डिसीजंस करने की, जिसका सर पैर कोई नहीं होता वो, या उनको डिसीजन ही वो नहीं करते, उसकी उनको बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है, शायद उनको इतना महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उन प्रोसीडिंग्स को पढ़ें तो जस्टिस मियां गुल औरंगजेब जो हैं वो बहुत ही एम्बेरस फील कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज लग रहे हैं। एक स्टेज पे उन्होंने नैब वालों से ये भी कहा कि भाई अगर आपने गिरफ्तार करना ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वही नैब है जो 3 4 साल 5 साल पहले थी। पहले की फाइलें देखें, पहले की अपने चार्जशीट्स देखें, अब जो आप बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ हमें कुछ नहीं है, हमें इस पे एतराज नहीं है, हमें इस पे एतराज नहीं है, तो आखिर आप खुद ही क्यों नहीं केस को विड्रॉ कर लेते। चेयरमैन नैब आप जानते हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, नजीर भट्ट साहब, तो वो कह रहे हैं कि यार आप हमें, हमसे क्यों ये रिलीफ दिलवा रहे हैं नवाज शरीफ को, आप इन केसेस को ही विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते। इस सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास ही नहीं हो रहा कि जो ये कयास उन्होंने पैदा कर दिया है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत को हुक्म मिला और पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ का जो नोटिफिकेशन करके उसका जो सेंटेंस था उससे भी उन्होंने जो है खत्म कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया सजा को। अब ये सारा जो ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामे के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सारी हाई कोर्ट और सारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक टोटल कयास का शिकार हो चुका है। जहन में रखिए कि इन्हीं अदालतों ने
پہلے نواز شریف صاحب کو سزائیں دیں، اس وقت یہی ادارے تھے، یہی نیب تھا، یہی ایف آئی اے تھی، یہی عدالتیں تھیں، یہی پروسیکیوشن تھی، تو نواز شریف صاحب بالکل مجرم تھے۔ پھر اوپر سے نواز شریف صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے، اب یہی عدالتیں عمران خان کو سزا دے رہی ہیں، ریلیف نہیں دے رہی ہیں، بیل نہیں دے رہی ہیں۔ انہی 48 گھنٹوں میں جہاں نواز شریف صاحب کو ٹک 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 کر کے ہر جگہ ریلیف دی گئی ہے، انہی 48 گھنٹوں کے اندر کم از کم 6-7 پٹیشنز عمران خان کی تھیں، یہ اپیلز تھیں، اپلیکیشنز تھیں، ٹرائل کورٹ کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو انٹرم ریلیف دینے سے ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا ہم عبوری ریلیف نہیں دے سکتے، باوجود اس کے کہ یہی کورٹ اور یہی بینچ جو ہیں پچھلے 48 گھنٹے سے مسلسل ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک 2-2 سیکنڈ، 2-3 منٹ کے اندر نواز شریف کو ریلیف دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو کنوکٹڈ ہے جس کو دے نہیں سکتے کسی آئین میں، کسی قانون میں، اور دوسری طرف جس کو مل سکتی ہے ریلیف تھرو آل پرنسپلز لا، اس کو ریلیف نہیں دے رہے۔ لیکن اس کے علاوہ ریلیف نہیں دے رہے تو، اور عمران خان کے تمام کیسز کے اندر نومبر کی اور بہت لمبی میرا خیال ہے کم از کم بھی اگر ڈیٹ پڑی ہے تو 31 اکتوبر کی پڑی ہے، پھر کوئی 9 نومبر کی پڑ گئی ہے، کوئی 20 نومبر کی پڑ گئی ہے، کوئی 4 نومبر کی پڑ گئی، تو لمبی تاریخیں ان کو دینی ہے۔ تو مطلب ایک ٹوٹل تماشا جو ہے کورٹ کا لگا ہوا ہے، اور کوئی یہ سوچ ہی نہیں پا رہا کہ جب یہ تماشا پہلے آپ نے نواز شریف کو ٹھوکنا تھا، اس کو ٹھوک دیا، اب آپ نے عمران خان کو ٹھوکنا ہے، اس کو آپ نے ٹھوک دیا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ جو تماشا آپ نے لگا دیا ہے جس میں کہ عدالتوں کی تمام کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہو چکی ہے، اس کے بعد آخر ہوگا کیا؟ مطلب یہ سسٹم جائے گا کہاں پہ؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے اسکول میں بایولوجی پڑھی ہے یا کیمسٹری پڑھی ہے یا سوشل سائنسز پڑھی ہیں، خاص کر کے جو لوگ ڈاکٹر ہیں، بایوپسی کے کانسیپٹ سے آپ واقف ہیں۔ جب آپ اسکول کالج میں ہوتے ہیں تو آپ کیڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا کوئی اور کسی چیز کا سلائس چھوٹا سا کاٹتے ہیں مائکروسکوپک سا، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں، پورا تو ظاہر آپ ٹیشو نہیں کاٹتے، چھوٹا سا ٹکڑا کاٹتے ہیں، مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے انالیسس کر کے آپ بتاتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو ٹیشو ہے، وہ ایپیتھیلیل سیلز ہوں۔ یہی چیز کانسیپٹ ہے بایوپسی کرنے کا میڈیکل سائنس کے اندر، کہ آپ ایک بالکل مائکروسکوپک چھوٹا سا ٹکڑا کڈنی کے ٹیشو کا، بون کے ٹیشو کا، لیور کے ٹیشو کا لیتے ہیں، کسی اسکن کے ٹیشو کا لیتے ہیں، اس کا آپ ایک انالیسس کرتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت کینسر ہے، یہ کینسر نہیں ہے، یہ بیماری کس قسم کی ہے، ٹیشو ہیلدی ہے، یہ ٹیشو جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے، ٹوٹلی ڈیزیزڈ ہے۔ اور سوشل سائنسز میں بھی آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ ایک اسپیسیمن سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اگر پورے ملک کی کیفیت کا اندازہ لگانا ہے کہ کون پاپولر ہے، کون ان پاپولر ہے، کون سی پارٹی جیت سکتی ہے، کون سی پارٹی نہیں جیت سکتی، تو آپ چند 100 سے چند ہزار لوگوں کا ایک آپ سیمپل اٹھاتے ہیں، ان کا آپ ایک سروے کرتے ہیں، کویسچنر، ٹیلی فون، واٹ ایور، اور اس کے نتیجے میں آپ بتاتے ہیں کہ بھئی اس وقت تحریک انصاف پاپولر ہے، اس وقت عمران خان کی کیا سچویشن ہے، نواز شریف کی کیا سچویشن۔ یہ جو پاکستان کی کورٹس کے اندر ہو رہا ہے، اس کا اگر ایک چھوٹا سا سلائس آپ کاٹیں، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں، تو آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ اس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ پورے پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور عدالتوں کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کیوس کو جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کے جو عقل مند ترین لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کیوس کو پیدا کرنے کے بعد کسی میجیکل وانڈ کے ذریعے، کوئی الادین کا چراغ ان کے پاس ایسا ہوگا، کوئی بوتل کا جن ایسا ان کے پاس ہوگا جس کے ذریعے اس کیوس کو وہ کسی سٹیج کے اوپر ٹھیک کر لیں گے۔ مجھے بہت شک ہے اور مجھے بہت زیادہ خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ کیوس اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو آخر کیسے ٹھیک کریں گے، یہ بالکل میری سمجھ سے کم از کم باہر۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو بینڈ بج گیا، پنجاب حکومت کا بینڈ بج گیا، عدالتوں کا بینڈ بج گیا، مذاق بن گیا ان کا ٹوٹل۔ لیکن یہاں ہمیں نواز شریف صاحب کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو مینٹیلٹی ہے، یا ان کی جو ایک تھنکنگ ہے، یا ان کی انٹیلیجنس ہے، اس کو دیکھنے کو اور پرکھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے۔ مجھے یہ شک ہے کہ نواز شریف صاحب، شک کیا ہے، مطلب یہ میرا انالیسس ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ہی ہولڈز پاکستانی سسٹم ان ٹوٹل کنٹمپٹ، اور ان کو اچھی طرح سے، یعنی نواز شریف صاحب کو اس پورے نظام کی، اس کی حقیقت سے وہ بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور عمران خان بالکل اس نظام کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، یا عمران خان چاہتے ہیں کہ اپنی قربانی دے کے، اپنے ٹارچر اپنے آپ کو کر کے، انہوں نے ایک ایسا سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پرنسپل سٹینڈ کے نتیجے میں پاکستان کا سسٹم کسی جھٹکے سے ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کا جو سویا ہوا تو لفظ میرا خیال ہے بہت ہی پولائٹ ہو گیا ہے، جو مرا ہوا ضمیر ہے وہ کسی سٹیج پہ سسٹم کا جاگ جائے گا، اور سسٹم ایک بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن آپ 2-3 ایگزامپلز اٹھا کے دیکھیے کہ نواز شریف صاحب اس سسٹم کو کیا سمجھتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کو سندھ ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی 2000 میں، مشرف کی جب حکومت تھی، نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی کہ بھائی آگے اس اسٹیج کے اوپر میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اپیل کروں گا تو جس قسم کا سیاسی ماحول ہے، جنرل مشرف تمام پاور سسٹم پہ
काबिज है, मुझे रिलीफ नहीं मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा केस जो है वो टर्न डाउन हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए कन्विक्टेड हो जाऊंगा, मुझे सजा हो जाएगी, मैं पॉलिटिक्स से बाहर हो जाऊंगा, मेरी सारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। वेरी इंटेलिजेंट, ही मेड दैट इंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन। और उनके वालिद साहब ने अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट हो चुके थे मेरा ख्याल उस वक्त, या उस वक्त शायद बस होने वाले थे, हो नहीं उस वक्त थे प्रेसिडेंट, क्योंकि वो इलेक्शन तो हुए नवंबर में जाके, तो उस वक्त उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को इस्तेमाल करके सऊदी लेबनीज कनेक्शन के जरिए नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ से डील करवा के पाकिस्तान की जेल से निकाला। इसी तरह से जैसे उनको प्लेटलेट के ड्रामे में जनरल बाजवा ने निकाला 2019 के अक्टूबर नवंबर में, इसी तरह से उस वक्त उन्होंने दिसंबर 2000 के अंदर नवाज शरीफ साहब को, पूरे खानदान को निकाला और सऊदी अरब के सरूर पैलेस में उनको रखा। उसके बाद उनके डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेगोशिएशन एंड अरेंजमेंट्स चले मुशर्रफ हुकूमत के साथ, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पासपोर्ट इशू हुआ, पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो चुका था, वो बरतानिया चले गए, वहां से अपनी एक पॉलिटिक्स ऑफ डिफाइंस भी करते रहे, और उन्होंने पूरा अपना एक झुर्लू रखा। पाकिस्तान के लोग हमेशा से बेवकूफ़ थे, उनको उन्होंने बेवकूफ़ भी बनाया। और फिर एक अप्रोप्रिएट मोमेंट पे नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो वकला की तहरीक चल पड़ी, नवाज शरीफ साहब ने नहीं चलाई लेकिन वो चल पड़ी, ट्रिगर हो गई, तो नवाज शरीफ साहब ने रिपोर्टेडली अपेरेंटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा, कोई 1 अरब रुपए का उस जमाने में उन्होंने खर्चा भी किया उस वकला की तहरीक को धक्का मारने के लिए और उसे कामयाब बनाने के लिए। और वो फिर एक विक्टर की हैसियत से 2007 में पाकिस्तान वापस आए। वो उस वक्त बहुत पॉपुलर लीडर थे। 2008 के इंतखाबात में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई सिंगल लीडर था तो वो नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा देखा कि मैं 2019 में फंस गया हूँ, तकरीबन 7-8 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई अगस्त 2018 से मार्च 2019 तक तो मसलसल वो जेल में रहे। उनका अंदाजा हो गया कि अब कोई जोर नहीं चल रहा, कोई अदालती कार्रवाई काम नहीं आएगी, कोई वकला हेल्प नहीं कर सकते। उन्होंने इस सारे टाइम पीरियड में दोबारा एक डील स्ट्राइक की जनरल बाजवा के साथ। इसकी डिटेल अब इस वक्त इस वीलॉग में देना अननेसेसरी हो जाएगा, जिसके नतीजे में वो एक बार फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए और एक बार फिर वो एक विक्टर की हैसियत से, कॉन्करर की हैसियत से पाकिस्तान में वापस लौटे हैं। ये और बात है कि जैसे मैंने अपने पिछली वीलॉग में कहा था कि हम्टी डम्टी sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. अब ये चलेगा नहीं। वैसे नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि चल जाएगा, अक्लमंद लोगों का ख्याल है कि चल जाएगा, ये हो नहीं पाएगा। मेरी मैथमेटिकल लॉजिक ये कहती है कि ये हो नहीं पाएगा। मतलब कैसे नहीं हो पाएगा ये मैं इस स्टेज पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मतलब ये जो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं ये हो नहीं पाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम, ये जो एक फिस्टी सिस्टम है, ये जो एक बोगस सिस्टम है, जो ये एक बिल्कुल तबाहुल सिस्टम है जिसके अंदर कोई हकीकत ही नहीं है, इसको नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उनको पता है कि इस सिस्टम को डील जो है वो कैसे करना है। इस पॉइंट को आपको जहन में रखना चाहिए। इमरान खान इस सिस्टम को या तो अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं करते, या इमरान खान का ख्याल है कि मैं अपनी जुर्रत से और अपने स्टैंड से, अपनी डिटर्मिनेशन से मैं इस सिस्टम को टर्न अराउंड कर दूंगा। हिस्ट्री इज स्टिल गोइंग ऑन, इस पे ज्यूरी स्टिल आउट कि ये क्या मामला जो है जाके ठहरता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की तरफ 3 दिन पहले जब मैंने एक इसी चैनल के ऊपर एक व्लॉग किया, इस पे किया, एक दूसरे पे किया, जिसका टाइटल ये था कि ईरान कंटिन्यूज टू वॉर्न इजराइल और सुप्रीम कोर्ट्स डिसअपॉइंटिंग डिसीजंस एंड समथिंग लाइक दिस। ईरान कंटिन्यूज टू वॉर्न इजराइल, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके शुरू के चंद मिनटों के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो पॉलिटिक्स है और सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन मेकिंग है वो अब कंटिंजेंट है, वो डिपेंडेंट है उन बेंचेस के ऊपर। यानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक पॉलिटिकल डिवीजन है और कौन सा बेंच किस पिटिशन को सुनता है उसी किस्म का फैसला आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि जो ये बेंच है 5 मेंबर, जिसके अंदर जिसने मिलिट्री कोर्ट्स, ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द मिलिट्री कोर्ट की पिटिशन जिसके सामने लगी है, और जिस बेंच में शुरू में उमर साहब बंदयाल साहब, द एक्स ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बेंच बनाया था, ये 6 मेंबर बेंच था। उस वक्त उनसे रिक्वेस्ट थी कि फुल कोर्ट का बनाए, उन्होंने फुल कोर्ट का नहीं बनाया। शुरू में मेरा ख्याल है उन्होंने ज्यादा बड़ा बेंच बनाने की कोशिश की थी, शायद 8-9 का, बट लेकिन जब वो चले गए तो ये 5 मेंबर बेंच रह गया। काजी फायज ईसा साहब अगर चाहते तो इस बेंच में रद्दो बदल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बेंच से इंटरफेयर नहीं किया। मैंने कहा था कि इस बेंच में जो 5 मेंबरान हैं, इनमें से सिर्फ एक याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, वहां थोड़ा सा मुझे मसला नजर आता है। जो बाकी 4 जस्टिस हैं, जिसमें जस्टिस इजाजुल अहसन हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, इसके अंदर मुनीब अख्तर साहब हैं, और इसके अंदर मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, ये टका के डिसीजन देंगे और ये कभी भी जो है इस्टेब्लिशमेंट को रिलीफ नहीं देंगे। ये डिसीजन जो हमारे सामने आया है गुज़िश्ता 48 घंटे में, ये एग्जैक्टली हूबहू इसी पे आया है। शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट एंड वेरी पावरफुल ऑर्डर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इसको बोल्ड कह दें, जरूरतमंदाना कह दें, बासूल फैसला करें। मतलब चंद लाइनों के अंदर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का सारा मौकफ जो है उसे उड़ा के रख दिया है। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट से नहीं हो सकता,
ये जो 103 के अलावा जो भी लोग इस सूरत हाल में हैं, जो सिविलियंस हैं और उनके मिलिट्री ट्रायल्स में फैसले हुए हैं, उनको भी इससे रिलीफ मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। और ये कि इनका ट्रायल नहीं हो सकता, और दिस इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसकी कोई कानून की नज़र में हैसियत जो है वो बिल्कुल नहीं। यही फैसला ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए था इनसे, मैं भी इनसे यही फैसला एक्सपेक्ट करता था। लेकिन साथ ही उन्होंने जो एक और स्ट्रॉन्ग चीज़ कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो 2D1 और 2 है, आर्मी एक्ट का जो सेक्शन है 2D1 और 2 सब सेक्शंस हैं, उसको उन्होंने कहा कि दिस इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के आइन के ये मुनाफी है। साथ ही जो आर्टिकल उसका सेक्शन 55 है मेरा ख्याल है, ये आर्टिकल पाकिस्तान आर्मी एक्ट का, उसको भी उन्होंने ये 49 है, उसको उन्होंने अल्ट्रा वायर्स करार दे दिया। ये वो चीज़ है, जब आप इस शॉर्ट ऑर्डर को देखते हैं, मैं आई विश कि मैं आपको शॉर्ट ऑर्डर दिखा सकता यहाँ पे, लेकिन मुझे कहीं है नहीं कि मैं आपको डिस्प्ले कर सकूँ स्क्रीन से। ये जो शॉर्ट ऑर्डर है, इसका जो पैरा 1 है वहां पर डिफरेंस है। वैसे तो पांचों जो जजेस हैं उनका इत्तफाक है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। ताहम ऑनरेबल जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने पैरा 1 में शॉर्ट ऑर्डर के ये लिखा हुआ है कि उन्होंने इससे डिसएग्री किया। अब डिसएग्री उन्होंने किस चीज से किया है? उन्होंने डिसएग्री इस चीज से किया है कि जो इस अदालत के बेंच ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट का 2D1 और 2 जो है वही अल्ट्रा वायर्स है, उसको उड़ा के रख दिया है, मतलब 49 को उड़ा के रख दिया है। उस पर उन्होंने कहा है कि मैं इससे एग्री नहीं करता। अब होगा यहाँ पे क्या, आपको याद है कि चंद दिन पहले काजी फायज ईसा साहब ने जिस केस को सुना, पहला ही केस उन्होंने सुना प्रैक्टिस प्रोसीजर का, उसमें फैसला ये हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट जब अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुओ मोटो लेती है 184/3 के तहत, और वहां पहले अपील नहीं हुआ करती थी, सिर्फ रिव्यू होता था, अब वहां पर अपील हो सकती है। चूंकि ये पिटिशन 184/3 की थी, सुओ मोटो की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में थी, अब इसके खिलाफ हुकूमत इस्तदा करेगी, अपील करेगी विद इन 30 डेज कि या तो इसका फुल कोर्ट बनाया जाए या इसका लार्जर बेंच बनाया। मुझे लगता है कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, लार्जर बेंच यहाँ पे शायद बना दें काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि जब लार्जर बेंच बनेगा तो इसमें ये 4 जज साहिबान जिन्होंने ये कॉन्ट्रेरी डिसीजन दिया है और उन्होंने 2D1 और 2 को उड़ा के रख दिया है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के, ये उसमें नहीं होंगे लार्जर बेंच के अंदर, चूंकि ये पहला अपना माइंड एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर फुल कोर्ट बनेगा, 15 जस्टिस का फुल कोर्ट बनेगा, तो उसमें ये 4 भी होंगे, हो सकता है कोई 1-2 लोग और भी इनसे सिंपैथेटिक हों, और वो गेम जो है वो जो उस तरफ ना जा सके जिस तरफ के एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, वो काजी फायज ईसा साहब चाहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट को रिलीफ दें। यानी अब सिविलियंस का ट्रायल बाय मिलिट्री कोर्ट तो वापस नहीं आएगा अपील में, लेकिन ये जरूर होगा कि जो स्ट्राइक डाउन कर दिया है, जो आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 2 को उड़ा के रख दिया, उससे चूंकि एस्टैब्लिशमेंट बहुत सख्त मुश्किल में पड़ गई है, इसलिए उसको बहाल करने के लिए काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस की हैसियत से मुमकिन तौर पे कोई ऐसा मैकेनिज्म मुझे लगता है डेवलप करेंगे कि वो एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ पे रिलीफ देंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिबेट की अपील में क्या होता है, लार्जर बेंच क्या करता है या फुल कोर्ट क्या करती है, जो झटका लगना था एस्टैब्लिशमेंट को, जो टीका लगना था यहाँ पर, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लगा दिया है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट से नहीं हो सकता, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ है कि मैं इसके इंटरनल नट्स एंड बोल्ट्स एंड डायनामिक्स जो है वो आपके सामने रखूँ। अब आ जाते हैं उस दूसरे इंपॉर्टेंट डिसीजन पे, जहां काजी फायज ईसा साहब ने एक 3 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो खुद हेड कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ जनाब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आज़म मनिल्ला साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो उनके साथ हैं। ये है जिस बेंच ने सुनना है 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर इलेक्शन का। अब तमाम जो साइड जिसमें है, खा वो प्रोसिक्यूशन हुकूमत की साइड हो, जज साहिबान हो, या उसमें वो प्लेंटिफ हो, प्लेंटिफ इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है, प्लेंटिफ इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, प्लेंटिफ इसमें 1-2 और भी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। और इस 90 डे कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर तमाम ये साइड्स जिनका मैंने जिक्र किया इस चीज पे मुत्तफिक हैं। अच्छा, दो चीजों पे बहुत सी साइड्स मुत्तफिक हैं, 2 चीजों पे तमाम साइड्स का इत्तेफाक है कि इलेक्शन दर हकीकत 90 डे के कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर ही होने चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन 90 डेज के लिमिट में नहीं होने चाहिए, ये आइन की कोई और इंटरप्रिटेशन मुमकिन है। और दूसरी चीज पे भी इन सबका ये इत्तेफाक है कि इलेक्शन 90 डे के लिमिट के अंदर, जो कि 9 नवंबर 2023 को खत्म हो रही है, उसमें नहीं हो सकेंगे। यानी एक चीज पे इत्तेफाक है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे इनहराफ मुमकिन नहीं था। दूसरा यह है कि प्रैक्टिकली अब इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो सकेंगे। जिस चीज पे थोड़ा सा फर्क है उसमें एक पॉइंट यह है कि डेट किसने देनी थी। आधी साइड ये कहती है कि डेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी थी, दूसरी साइड ये कहती है कि डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी थी। दरमियान में काजी फायज ईसा साहब ने एक जुमला भी वहां पे कसा, उन्होंने अपना बदला सीधा करने की कोशिश की।
प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी से, जब उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट को अगर तारीख देनी चाहिए थी तो प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन की है तारीख ना दे के, और क्या प्रेसिडेंट के खिलाफ रिट पिटिशन नहीं होनी चाहिए। इस पे आई थिंक एक दो वकला ने कहा जिनसे वो असिस्टेंस मांग रहे थे कि जी बिल्कुल रिट पिटिशन तो आईनी मैटर्स पे किसी की भी खिलाफ हो सकती है। उस पर फिर काजी फायज ईसा साहब ने एक जुमला वहां पे मजीद बोला, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो आर्टिकल 6 लगता है, यानी ट्रीजन लगता है। इससे आपको ये पता होगा कि काजी फायज ईसा साहब गो के सुर्खरू हुए उस केस में, जो लंदन फ्लैट्स वाला केस उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने, जो नहीं भेजना चाहिए था उनको, लेकिन वो अभी भी हर्ट फील करते हैं और वो इसमें खासा सॉवर जो है फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, और उनके अंदर अभी भी एक नेगेटिव फीलिंग जो है वो उस हवाले से पाई जाती है। अब ये जो केस है इसको मौखर कर दिया गया, इसको यानी इसकी अगली तारीख जो है इस केस की डिले हो गई है। अब इसकी अगली तारीख उन्होंने लगाई है 2 नवंबर, और नोटिस इशू कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECT को कि भाई आप आके हमें बताएं कि क्या करना है। अभी मैं थोड़ा सा एनालिसिस इसका मजीद देता हूँ, लेकिन अब जाहिर है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और ये बेंच, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले सभी का डिमांड ये थी कि यहाँ पर एक फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए 90 डेज की बात सुनने के लिए इलेक्शन की, और ये सभी जितनी भी जमातें थी PDM की वो भी यही कहती थी। आपको याद है कि पंजाब के ऊपर जब फुल बेंच नहीं बना था, जब उमर था बंदयाल साहब ने फुल बेंच नहीं बनाया था, तो सारी दुहाई यही थी, डॉन अखबार की भी दुहाई थी, जियो की भी दुहाई थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की दुहाई थी, PDM की जमातों की दुहाई थी, हर उस शख्स का जिसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन किला या स्टाइपेंड या वजीफा लगा हुआ था उसकी दुहाई यही थी कि 90 इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक 3 मेंबर बेंच बना है और यहाँ पर फुल कोर्ट की सारी डिमांड जो है खत्म हो गई, और आपने देखा कि वो सारे अच्छे अच्छे लोग जो है पाकिस्तान के, जो असूल के नाम पे, कानून के नाम पे फुल कोर्ट बेंच की बात करते थे, अदारियां लिखते थे उस पर, वो अब बिल्कुल नहीं कह रहे कि यहाँ पे फुल कोर्ट बनना चाहिए। अब ये जब असूल तय हो गया कि यहाँ पर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इसका यही मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये प्रेशराइज करेगी इस केस के अंदर कि आप इलेक्शन की जल्द अज जल्द एक तारीख दें। दूसरी तरफ ये है कि काजी फायज ईसा साहब के जो मेंटोर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो क्लियरली इलेक्शन नहीं चाहते, वो तो शायद जनवरी में भी इलेक्शन नहीं चाहते होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितनी एक रिलीफ दे सकेगी नवाज शरीफ साहब को, कितनी एक रिलीफ दे सकेगी इस्टेब्लिशमेंट को, ये अब एक प्रिंसिपल चीज है जो हमें देखनी है। बिकॉज अब हम खड़े हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, अब हम खड़े हैं 25 अक्टूबर जो है वो शुरू हो रही है। इमरान खान को जेल में मेरा ख्याल है 80 दिन जो है वो हो चुके हुए हैं। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी थी इस्टेब्लिशमेंट ने वो बहुत हद तक कर चुके हैं। फिर 2 सापा जो हैं वो मजीद भी मेरा ख्याल है अंदरी बवासुर 2-3 और PTI की खवातीन को लेकर चली गई हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और माफियां करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी थी, वो सब कुछ हो चुकी हैं। अब इसको कितना और मजीद खींचा जा सकता है? बहुत ज्यादा देर नहीं खींचा जा सकता। ये एक प्रिंसिपल क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे क्या रिलीफ देती है, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के लोगों को क्या रिलीफ देती है। दैट इज अ सेंट्रल पॉइंट। मैं छोटी सी आपके साथ 2-3 चीजें शेयर करूं तो डायनामिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग में कुछ इमरान खान की गलतियां और बेवकूफियां और ब्लंडर्स जो हैं, इमरान खान की हुकूमत की कमजोरियां भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। काजी फायज ईसा साहब से पूरी जिंदगी में 3 दफा मुलाकात हुई। पहली दफा 2007-8 में कराची में, जब अभी वो एक बहुत प्रोमिनेंट सक्सेसफुल कराची के वकील थे, उनकी बड़ी कामयाब लॉ फर्म प्रैक्टिस थी। मेरी तुक्के में ही एक सिंध क्लब के अंदर कोई डिनर और मतलब कुछ कोई हो रहा था, कोई डिनर वगैरह हो रहा था, शायद US एम्बेसी ने किया हुआ था, किसने किया हुआ था। पर उस डिनर के ऊपर, जिस तरह एक क्लब के अंदर एक बार रूम टाइप होता है जहां लोग कॉफी चाय वगैरह पी रहे होते हैं, वहां पे खड़े खड़े मेरी कोई घंटे 1.25 घंटे की काजी फायज ईसा साहब से, व्हेन ही वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर, अभी वो जज नहीं थे, उनके साथ मैं नया इंग्लैंड से वापस आया था, मेरी उनकी बहुत गपशप लगी। आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी एजुकेटेड मैन, लिबरल माइंडेड मैन, बहुत ही रिफाइंड। उन्होंने मुझे अपनी फैमिली की हिस्ट्री वगैरह का भी बताया, हमारी गप लगी। उसके बाद मैं भी भूल गया, वो भी ज़ाहिर उनको तो याद ही नहीं होगा। मुझे तो उस वक्त पता चला कि वो कौन है जब उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, वो बन गए एज चीफ जस्टिस ऑफ द बलोचिस्तान हाई कोर्ट समवेयर अराउंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द 2009। उसके बाद ज़ाहिर मुझे पता था वो कौन है। फिर 2000 इस्लामाबाद में जहां डिवॉटसन है F7 के अंदर, F6 में जहां डिवॉटसन है, वहां पर एक दफा अचानक उनसे, जब वो चीफ जस्टिस थे, पता नहीं कौन सा साल था, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की, तो वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई। उस वक्त तक आई वाज अ प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन। उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया, हमारी थोड़ी 5-1 मिनट की बातचीत हुई, ही वाज वेरी काइंड। और लेकिन मैंने एक फर्क ये देखा कि इस दफा उनके साथ बहुत से माली मवाली, जूनियर जज, बहुत से वकील शकील एक क्राउड की शक्ल में थे। वो आए तो केमिस्ट की शॉप में थे, कोई शायद पता नहीं पैरासिटामोल लेने के लिए, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा जुलूस था, और वो उस जुलूस की प्रेजेंस से कोई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं थे। ये मैंने जरूर नोट किया। बहरहाल दैट वाज माय सेकंड इंटरेक्शन। थर्ड इंटरेक्शन मेरा उनसे 2017 में हुआ, जब धरना जो था
किसी शादी पे हुआ जो काजी फायज ईसा साहब के कोई बहुत अच्छे ताल्लुक वाले बिजनेसमैन थे, उनके घर में शादी थी, वहाँ मेरी उनसे बातचीत हुई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उन्होंने और सरीना ईसा भी वहाँ पे मौजूद थी। ये F7 में, या मेरा ख्याल है F7 का घर होगा या F6 का घर होगा कोई। तो काजी साहब ने मुझसे इस धरने के हवाले से इंक्वायर किया जो मेरा ख्याल है अभी अभी खत्म हुआ था, बिल्कुल जस्ट टर्मिनेटेड हुआ था। एंड ही वाज वेरी अपसेट। उन्होंने मुझे कहा कि ये मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सब रियासती इदारे एजेंसीज जो हैं इसको करवा रही थी। मैंने उनको खासी एक्सप्लेनेशन दी कि इसमें दूसरी थ्योरी ये भी है कि इसमें कैप्टन सफ्दर करवा रहे थे, राना सनाउल्लाह करवा रहे थे, आखिर इनको मिला क्या इसको करवा के। बट प्रोबेबली इस वक्त डोमिनेंट व्यू तो यही है जो काजी फायज ईसा साहब का शक था कि एजेंसियां ही इसको करवा रही थी। कोई और बात है कि मैं आज तक अपने आप को ये नहीं समझा सका कि नवाज शरीफ साहब तो हटा दिए जा चुके थे 28 जुलाई को और शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, तो ये जो सारा फैजाबाद का धरना कराया गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP से, इसको करवाने का मकसद जो है वो क्या था, दैट इज लॉन्ग डिस्कशन। लेकिन जब मुझसे वो बात कर रहे थे एंड ही वाज जेन्युइनली ऑन प्रिंसिपल वेरी अपसेट कि सड़कें बंद, शाहराएं बंद, और ये डिसीजन उन्होंने लिखा है कहीं जाके फरवरी 2019 में। तो लेकिन ही वाज अपसेट एंड ही डिस्कस्ड विद मी। और उस वक्त सरीना ईसा जो थी वो दूर से देख रही थी, उन्होंने बहुत नाराजगी से वहां से शोर मचाया। तो मुझसे काजी साहब ने एक्सक्यूज किया, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ बड़ा अपसेट हो रही है, वो कहती हैं कि जर्नलिस्ट से मत बात करो, तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो। ये मेरा उनसे एक्शन। हर इंटरेक्शन में व्हाट आई फाउंड इज के ही इज अ वेरी डिसेंट मैन, वेरी एजुकेटेड मैन, वेरी लिबरल मैन। ये इसकी एक साइड है, सो ही इज अ गुड मैन। दूसरी साइड ये है कि जो मुझे अंदाजा है, बहुत हद तक हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए इस एनालिसिस में, लेकिन मुझे बलूचिस्तान के सोर्सेस से इसका अंदाजा है कि उनका जो कैरियर है जुडिशरी के अंदर, उसमें नवाज शरीफ साहब की वो बहुत मरहून मिन्नत है। नवाज शरीफ साहब का महमूद अचकजई से ताल्लुक, महमूद अचकजई का काजी साहब से ताल्लुक, और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको एलिवेट किया एज चीफ जस्टिस ऑफ द बलूचिस्तान हाई कोर्ट। उसके बाद वो पॉइंट है जहां उनकी एलिवेशन में ये कनेक्शन आ जाता है, नवाज शरीफ, महमूद अचकजई, इफ्तिखार चौधरी। और जब अभी उन्होंने हल्फ उठाया एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने, तो आपने देखा कि पिछले 5 जो चीफ जस्टिस हैं, उमर अता बंदयाल एंड ऑल अदर्स, साकिब नसार, वो लोग वहां पे नहीं आए। और वहां पर इफ्तिखार चौधरी साहब जो 2013 में रिटायर हो गए थे एज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो वहां पहुंचे हुए थे, ताल्लुक वहां पे बड़ा विजिबल। दूसरा वो मोमेंट है जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उनके खिलाफ भेजा गया, जो खालिस्तान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मूव थी। जो लंदन के फ्लैट हैं उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो कोई काजी फायज ईसा साहब की लंबी चौड़ी करप्शन नहीं थी। उल्टा ये है कि जो उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, वहां पर सरीना ईसा ने कहा कि एग्रीकल्चर जमीन की इनकम थी, इधर से आई उधर से आई, बिकॉज जब आप फंस जाए किसी केस में तो अजीब अजीब आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे वकला के सोर्सेस से यही था कि उन्हीं की क्लाइंट्स की कोई फी थी, जो वो जज बन चुके हुए थे, फी उनकी पहले गालबन पेंडिंग थी, वो उस वक्त उन्होंने ली। ये अपार्टमेंट्स कोई बहुत महंगे भी नहीं थे, अगर आप इस चीज को देखें कि ये 2 लाख, सवा 2 लाख या $1,80,000 किस्म के पाउंड टाइप अपार्टमेंट थे। तो कोई भी डिसेंट अपार्टमेंट इस जमाने में, जिस जमाने में ये अपार्टमेंट लिए गए हैं लंदन में, $1 मिलियन या $8 लाख से कम का अपार्टमेंट, महंगा अपार्टमेंट जो है, वो लंदन के कोई हाफ डिसेंट इलाके के अंदर भी नहीं मिलता था। तो जाहिर है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। इसके ऊपर कभी भी इमरान खान की हुकूमत को और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को रेफरेंस नहीं बना के भेजना चाहिए था। टेक्निकलिटी को अब लाख डिफेंड करें कि वो एक पता नहीं कोई एजेंसी बना दी थी, उस एजेंसी ने तहकीक की, उसको अपार्टमेंट्स पता चल गए, लेकिन ये रेफरेंस भेजने का मकसद इस्टेब्लिशमेंट का काजी फायज ईसा को रास्ते से हटाना था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिवाइड करना था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर करना था। अगर इमरान खान की हुकूमत में कोई अक्ल और समझ होती तो वो ये रेफरेंस कभी भी ना भेजते। उनकी कोई मजबूरी नहीं थी रेफरेंस भेजने की, उनका काजी फायज ईसा साहब के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन ये हुकूमत कुछ इस तरह से चलाई इमरान खान ने और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने, इतनी कमजोर और स्पाइनलेस गवर्नमेंट थी कि इन पे एस्टेब्लिशमेंट ने जो दबाव डाला इस रेफरेंस का, तो इन्होंने ये रेफरेंस भेजा काजी फायज ईसा के खिलाफ। उसके बाद इतने कमजोर थे कि जब बार एसोसिएशंस को नवाज शरीफ साहब ने काजी फायज ईसा साहब के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठा किया, तो इमरान खान की हुकूमत इतनी कमजोर थी कि ये उस केस में कोई जान भी ना डाल सकी। ये इसमें से बहुत से फैक्ट्स आप सबके सामने होंगे। ये ब्लंडर्स को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। गो के इमरान खान की ये ग्रेटनेस है कि उन्होंने ये बाद में माना कि ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था और काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना जो है ये हमारा ब्लंडर था। मैं कह ही रहा हूं कि इमरान खान की काजी फायज ईसा के साथ या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का कोई कॉज नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई उनको जरूरत नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट के काजी फायज ईसा के साथ इस झगड़े में, जिसका क्लियरली ताल्लुक 2017 का जो उन्होंने डिसीजन 2019 में लिखा था धरने का, जो उन्होंने ठीक लिखा था बिल्कुल, उसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत को काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने एक पावर डायनेमिक्स के असूल की भी खिलाफ वर्जी की, कोई असूल नहीं बनता था, क्योंकि बहुत आसानी से कोई ना कोई तरीका निकाल के वो इस रेफरेंस को वार्ड ऑफ कर सकते थे, कोई लीगल ओपिनियन ले सकते थे। लेकिन
बड़ी कमज़ोर कंडक्शन थी, बहुत कमज़ोर तरीके से हुकूमत ने अपने आप को कंडक्ट किया जब ये रेफरेंस भेजा और काजी फायज ईसा को अपने दुश्मन में कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाता है बात कि अब काजी फायज ईसा साहब हु इज़ एक्चुअली अ गुड मैन बट ही हैज़ बीन वेरी बैडली ऑफेंडेड बाय द इमरान खान गवर्नमेंट, और मरहून मिन्नत है वो नवाज शरीफ साहब के दो मौके पे जब उनकी एलिवेशन होती है बेंच में, और सेकंड जब उनको बेल आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार एसोसिएशंस, जो उनका केस पूरी बार एसोसिएशन लड़ती हैं और खड़ी हो जाती हैं उनके लिए, दोनों दफ़ा नवाज शरीफ बिहाइंड द सीन आपको नजर आते हैं। अब ये काजी फायज ईसा साहब जो 1 साल कुछ महीने के लिए गालिबन चीफ जस्टिस हैं, अब उनका क्वेश्चन है लेगेसी का, कि इस स्टेज पे ये अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन। मैंने एक बैकग्राउंड आपको दिया है, ही इज अ गुड मैन, अननेसेसरीली ऑफेंड किया इमरान खान की हुकूमत ने, बनता नहीं था, गलत काम किया, बाद में इमरान खान ने इस पर अपोलोजाइज किया, कहा कि गलत है। अब इस स्टेज के ऊपर ये जो 1 साल चंद महीने हैं, इसमें काजी फायज ईसा साहब के पास अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी स्पेस है कि वो पाकिस्तान को सर्व करें, डेमोक्रेसी को सर्व करें, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व करें। इमरान खान डजंट मैटर ओवर हेयर, यहाँ जिस चीज़ की अहमियत है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अब ये देखना है कि काजी फायज ईसा साहब अपनी इस गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी को जो इस वक्त उनके पास है, इसे कैसे सर्व करते हैं। लेट्स सी। थैंक यू।